नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सुबह के 10 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दमदार 10 का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। क्या काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू और मुस्लिम के बीच सहमति बनेगी? क्या मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर समझौता होने वाला है? क्या संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू और मुसलमान मिलकर फैसला लेंगे? मंदिर और मस्जिद की लड़ाई को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी पहल की है। कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों को विशेष लोक अदालत भेजा है ताकि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए किसी सहमति तक पहुंच सके। अगले महीने यानी 21, 22 और 23 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें ज्ञानवापी के साथ साथ मथुरा और संभल विवाद पर भी आपसी सुलह की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि लंबे समय से चल रहे इस विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकले। अगले महीने 3 दिन विशेष लोक अदालत में दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर अपनी बात रखेंगे और आपसी सहमति बनने की संभावना पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत में चर्चा के लिए सभी पक्षकारों को नोटिस भेज दिया है। 3 दिन चलने वाले इस लोक अदालत से पहले 14 जुलाई को वाराणसी में पहली पूर्व सुलह वार्ता होगी। 14 जुलाई 2026 को दोनों पक्ष एक टेबल पर बातचीत करेंगे और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या मथुरा, काशी और संभल विवाद को आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा? अब यह सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपसी सहमति बन पाएगी दोनों ही पक्षों की? स्टूडियो में रोज की तरह 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत द्विवेदी जी और सज्जन कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अजीत जी, जो खबर आज अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, कितनी अहम है? क्या आपसी बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए, कायदे से तो यही होना चाहिए कि आपस में बैठ करके बातचीत करके और ये मामला सुलझा लें, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि अयोध्या का विवाद कितना लंबा चला। 1949 में वहाँ मूर्ति प्रकट होने के बाद से जो विवाद हुए और फिर 1987 में ताला खुलने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया चली, इतनी लंबी लड़ाई हुई। हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, फिर उस फैसले को चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तब जाकर के मंदिर का निर्माण हुआ। ये ऐसा भावनात्मक मामला है, धार्मिक और संवेदनशील मामला है कि कोई भी पक्ष यहाँ ये नहीं चाहता। देखिए, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, कोई आदमी जाकर के वहाँ कोई अपनी जमीन कंसीड नहीं करना चाहेगा। आप पहली नजर में ये देखें तो एकदम दावा है कि ये हिंदू मंदिर है और पहले से है। चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवार पर ज्ञानवापी मस्जिद बनने का मामला हो या मथुरा बांके बिहारी वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि के बगल में शाही ईदगाह बनने का मामला हो, ये सब मंदिर पहले से हैं। कृष्ण और वहाँ शिव, काशी विश्वनाथ में शिव मंदिर पहले से है, उसके बाद मस्जिद बना है। इसके बावजूद कोई भी मुस्लिम पक्ष का नेता या धर्म गुरु ये नहीं चाहेगा कि वो कोई ऐसी आपसी सहमति बनाए जहाँ उसका फेस खराब हो, उसके समाज में लोग ये समझे कि तुमने सरेंडर करके छोड़ दी जमीन, हिंदुओं के सामने तुमने सरेंडर कर दिया। ये नहीं चाहेंगे। अगर वो चाहें तो उनकी भी ऊर्जा बचेगी, देश की भी ऊर्जा बचेगी, समाज के भीतर जो विद्वेष फैलने की आशंका रहती है वो सब समाप्त होगा। लेकिन वो लोग नहीं चाहेंगे। वो इस मामले को ले जाना चाहेंगे कि कोर्ट से ही मामला निपटे। हिंदू पक्ष तो तैयारी है और हिंदू पक्ष के जो दावे हैं उसको हिस्टोरियन उसको प्रूव कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको प्रूव कर रहा है। जो लोक कथाएं, मिथक, तमाम चीजें जो प्रचलित हैं हजारों सालों से, उससे प्रमाणित है कि वृंदावन कृष्ण जन्मभूमि है और काशी विश्वनाथ में वो धरती का सबसे प्राचीन शहर है और उसके बारे में ऐसी मान्यता है कि शंकर भगवान के त्रिशूल पर टिका हुआ शहर है। वहां उन शंकर भगवान की मंदिर जहां है उसके दीवार पर ज्ञानवापी मस्जिद का बनना, ये अपने आप में किसी को ये गले नहीं उतरने वाली बात है कि ये पहले आप हैं और बाद में मंदिर बना हुआ है। हाँ। आपने बनाया मंदिर, वहां मंदिर के ऊपर मस्जिद जाकर के। तो ये कायदे से बात अगर सुलझाना चाहे तो मुस्लिम पक्ष इन दोनों को छोड़ सकता है। आप याद करिए क्या नारा था पहले, अयोध्या के बाद काशी मथुरा, वही की बात हो रही है। हाँ। बाकी हजारों लाखों मंदिरों की बात नहीं हो रही है। संघ प्रमुख ने स्वयं कहा है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है। जब मान लीजिए ये 3 इशू जुड़े हुए हैं, आप बैठ करके बात करिए, निपटाइए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि मुस्लिम पक्ष इस आसानी से इस बात को सुलह की टेबल पर निपटाना चाहिए। राम मंदिर के दौरान भी कोशिशें की गई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा तो निकला नहीं। और ऐसे में सज्जन जी, अब राजनीति को भी देखना होगा ना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी की ही होती है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी जिस तरीके से अखिलेश के पाले में गेंद डाल रहे हैं कि आप हमारा समर्थन कर दीजिए, अब उनका रुख भी देखना होगा कि वो क्या करेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, ये जब 90 के शुरुआती दौर में जब बाबरी मस्जिद का वो मसला आया था, उस समय भी इस तरह की बात चली थी, पहल चली थी कि भाई 2 लोग जो हैं, दोनों पक्ष के लोग आपसी सहमति से इस विवाद को सुलझा ले। नरसिम्हा राव जी से पहले चंद्रशेखर थे, उन्होंने तो इनिशिएटिव लिया था कि दोनों पक्ष के जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो आए, समाज से जुड़े हुए लोग आए।
लेकिन उस समय देखिए, उस समय एक तो जो प्रोफेशनल हिस्टोरियंस थे उनकी एक मार्क्सिस्ट प्रतिबद्धता थी, उन लोगों ने मुहिम आगे किया। सेकुलरिज्म के नाम पे तमाम पार्टियां आ गई कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें मुस्लिम पक्ष जो है ये तो हिंदुत्व की जीत हो जाएगी, इस तरीके से कहा गया। आज के दौर में जब आप देखिए तो सीधी सी बात है कि हर मस्जिद पे दावा नहीं किया जा रहा है। कुछ एक मस्जिद है, काशी है, मथुरा है, उसके अलावे 2-4 और हो सकते हैं। इस पे निश्चित तौर पे मुस्लिम समाज में ये आत्मबोध होना चाहिए कि आप ओवैसी साहब और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, जो अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने को ध्यान में रख के हमेशा कोई भी किसी भी चीज को तौलते हैं, उनको छोड़ के करें। लेकिन जैसा अजीत जी ने कहा, ये पहल जो है सफल इसलिए नहीं होने वाली है कि अंत में आप देखेंगे अखिलेश यादव यहां पे मुस्लिम समाज का हित साधते हुए नजर आएंगे, और वो कंपीट किससे करेंगे? ओवैसी से। नहीं, आजकल तो हिंदू बन रहे हैं ना, आजकल तो सनातनियों का दर्द उनको दिख रहा है। नहीं, वो सिजोफ्रेनिक है। वो रात में सॉफ्ट हिंदुत्व आता है, फिर अगले दिन पीडीए आता है, शाम होते होते फिर धर्मनिरपेक्षता भी याद आ जाएगा। हाँ, अभी थोड़ा सनातनी दर्द इसलिए याद आ रहा है कि राम मंदिर का मसला है उनका। हाँ, वोट उनको नजर आ रहा है। अभी अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, बताइए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो पहल की गई है इसका मतलब क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है? देखिए प्राची, सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उन्होंने ये पूरा लोक अदालत में केसेस भेजे हैं, क्योंकि कल बनारस में इस पूरे मामले पर लोक अदालत लगेगी, उस पर ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होगी। और इसके अलावा चाहे वो ज्ञानवापी हो, संबल का हरिहर मंदिर हो, या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि 21, 22 और 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के अंदर विशेष लोक अदालत लगनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपने ऐतिहासिक जो ऑर्डर है इसके अंदर यह कहा है कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों जाएं, वहां पर बातचीत करें। और अगर, क्योंकि काफी विवादास्पद मुद्दे हैं, काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित ये मामले हैं और काफी लंबे समय से इन मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है, सीजेआई सूर्यकांत ये चाहते हैं कि आखिर जो विशेष लोक अदालत है उसके अंदर दोनों पक्ष बैठे, बातचीत करें, सॉल्यूशन निकाले कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन जो भी पक्षकार हैं, जो भी ये केसेस लड़ रहे हैं, उन लोगों से हमारी बात हुई, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो कई मामले हैं वो अभी लंबित है, तो लगता नहीं है कि ऐसा कि कोई रास्ता निकल पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो पहल है कि सभी पक्ष, वो हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, जिनकी भी याचिकाएं लगी हैं, वो साथ साथ बैठे और जो विशेष लोक अदालत है उसमें अपनी बातें रखें, दोनों पक्ष अपनी बातें रखें, खुलकर रखें, और जो भी उनको जो भी सॉल्यूशन हो सकता है उसको मिलजुल कर आगे आए। तो अब क्योंकि जब विशेष लोक अदालत बैठेगी उसके बाद ये देखना होगा कि दोनों पक्ष आखिर किस तरीके से अपनी बातचीत आगे रखते हैं। अतुल, देखिए, पहल तो यही है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से कोई हल निकाल सकें, लेकिन आपसी सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, इसी पर सभी की निगाहें। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ मथुरा का मामला, काशी का मामला चर्चा में है, तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी सियासत हो रही है और इस मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट एक साथ 4 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाओं में मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा सबूतों को सुरक्षित रखने और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन के फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ करेगी। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी आज एक बार फिर अयोध्या पहुंचेगी। एसआईटी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए अयोध्या पहुंच रही है। सूत्रों की माने तो 15 जुलाई को शासन को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी की जा रही है। इस जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई निगरानी का सुझाव भी दिया जा सकता है। वहीं चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा और कस गया है। पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की रिमांड मांगी है। आज होने वाली सुनवाई इस मायने में अहम है कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को स्वीकार करता है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे कदम बढ़ाता है तो वो केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब भी मांग सकता है। अब इसमें देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज हो गई है। रविवार को धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से पुलिस ने सवाल जवाब किए। अयोध्या सीओ के दफ्तर में संतोष दुबे के राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर उनसे सवाल जवाब किए गए। संतोष दुबे ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस चोरी को लेकर राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर दी थी। अयोध्या के रहने वाले पूर्व कारसेवक संतोष दुबे ने सभी आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराए जाने की मांग की है। संतोष दुबे ने अपनी तहरीर में 4 लोगों के नाम भी लिखे हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय का ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। अब पुलिस ने उनके आरोपों की पुष्टि के लिए और उनके पास जो सबूत हैं उनको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संतोष दुबे से पूछताछ की है।
बयान देना था एसआईटी को। अच्छा, तो हमने उनको सारा बयान, जो हमारा कर्तव्य था एक जागरूक नागरिक होने का और अयोध्या आंदोलन का आरोपी होने के कारण, उस आंदोलन से जुड़े होने के कारण जो मेरा धर्म था, मैंने बताया। क्या क्या बताया आपने? मैंने बताया 1200-1250 रामशिलाओं से लेकर आज तक जो चोरी हुआ ये घटना चक्र बताया, और चोरी करने वाले कौन लोग हैं ये भी बता दिया। सारी चीज़ें बताई हैं। हमने कार्यवाही की अपेक्षा की है। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि इनको जेल ही भेजिए, ये बचने न पाएँ। अगर ये बच जाएंगे तो देश में पुनरावृत्ति और इसमें बढ़ेगी और तमाम घटनाएं होंगी। तो एक तरफ ट्रस्ट है जो अपने टूटे हुए ट्रस्ट को वापस पाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ आरोपों की बौछार है जो अभी भी ट्रस्ट के ऊपर हो रही है, और ट्रस्ट के बड़े नामों को लेकर चर्चा अभी भी की जा रही है। वैसे में संतोष दुबे जो कह रहे हैं अजीत जी, जिन 4 लोगों का नाम वो ले रहे हैं, चाहे चंपत राय की बात करें, अनिल मिश्रा की बात करें, गोपाल राव की बात करें, खैर टिन्नू यादव तो जेल में है ही, ये जो 3 बड़े नाम हैं इस्तीफे हो गए, इनको अलग थलग कर दिया गया, ट्रस्ट अपना काम कर रही है। इसके आगे क्या कोई बात निकलती हुई नजर आ रही है आपको? नहीं, देखिए, ये तो चूंकि संतोष दुबे की तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, ऐसी शिकायतें 3 लोगों ने की थी। जो फाइनल एफआईआर दर्ज हुई वो तो कृष्ण मोहन जो ट्रस्ट के सदस्य थे उनके कहने से हुई, जो अब कार्यकारी महासचिव हैं ट्रस्ट के, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। इन लोगों ने शिकायत जरूर की थी, जिस शिकायत के बाद ये मामला मीडिया में आया और राजनीतिक इशू बना था, इसलिए संतोष दुबे ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने बता दिया, उनके पास जो सबूत और बातें थी वो रख दी, लेकिन अब बात उससे आगे चली गई है। अब एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो गई है, एफआईआर के आधार पर जांच हो रही है। एसआईटी को 15 दिन का एक्सटेंशन दिया गया, उस एक्सटेंशन में 15 दिन अतिरिक्त जांच एसआईटी ने किया है। तो अब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में क्या आता है, और ये इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई कि रामशंकर यादव, टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव से को अब रिमांड पर ले रही है पुलिस। ये दोनों इंपॉर्टेंट फिगर हैं उसमें, क्योंकि सुभाष श्रीवास्तव के ऊपर अकाउंटिंग की जिम्मेदारी थी, वो उसको मॉनिटर करते थे, और रामशंकर यादव सबसे क्लोज एसोसिएट थे चंपत राय के, जिनके ऊपर सबसे पहले आरोप लगे थे। तो इन दोनों से पूछताछ में कुछ और बातें निकलेंगी। एक रिपोर्ट यह है कि कम से कम 20 लोगों की और सूची बनाई गई है, एसआईटी ने और अयोध्या पुलिस ने बनाई है, जो इन 8 लोगों के रिश्तेदार हैं, जिनके जरिए पैसे वगैरह इधर उधर इन्वेस्ट करने या जमीन खरीदने की खबरें आई हैं, और स्टेट के रेवेन्यू ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट के, उनको इन्वॉल्व किया गया है इस मामले में। तो अब ये जांच चल रही है, अपनी इस जांच को चलने देना चाहिए है, एक तो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने देना चाहिए। और हमको लगता है प्राची कि ये सुप्रीम कोर्ट भी इसी व्यू के साथ आज की सुनवाई करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अभी अचानक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आए बगैर या अयोध्या पुलिस की जांच किसी नतीजे तक पहुंचे बगैर सीबीआई को सौंपने या कोई जुडिशियल इंक्वायरी करने या कोर्ट मॉनिटर्ड जांच कराने का अभी कोई हमको नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी कोई सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई आदेश देगा। हालांकि ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ और निर्देश दे दे जांच के मामले में, लेकिन उन याचिकाओं पर नए जांच की शुरुआत तो अभी नहीं होने जा रही है। अभी जो एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही फर्दर आगे की कोई जांच होगी। अब एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट सज्जन जी आई थी उसमें कई खुलासे हुए थे, 70 बार चोरी का मसला हो, अनिल मिश्रा का नाम बार बार सामने आना हो, चाहे उन 8 आरोपियों का जिक्र करना हो कि वो किस तरीके से चोरी कर रहे थे। अब जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, क्या इसमें और नामों से भी पर्दा हट सकता है? नहीं, बिल्कुल हट सकता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये बात एसआईटी में आई है कि जो 9 एसओपी थे उसका वायलेशन हुआ, कि जिसमें था कि फ्रिस्किंग हो आते जाते वक्त जो काउंटिंग के लिए जा रहे हैं, उसके बाद बिना जेब की कमीज पहन के जाए, अपना कोई पर्सनल बिलोंगिंग लेकिन आए, हर समय जो डिनोमिनेशन है 10 के, 50 के, 100 के, 500 के नोट, उसकी अलग अलग सूची बने, और इस तरह से कुछ भी फॉलो नहीं हुआ है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, जो शीर्ष जो उसमें ट्रस्टीज थे उनके संज्ञान में ये सब बातें नहीं थी। एक बार 2 बार का हो सकता है, कई मतलब 1-2 साल से लगातार ये चीज चला रहा था। तो पहली बात तो ये हो गई। अब ये जो भी हमारे पास 70 बार की बात आ रही है, 70 बार तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर है, लेकिन आप देखिए पूरे इस जो कहते हैं ना, जो दान की चोरी की गई है, इसका रकम का स्वरूप कितना बड़ा है, ये तो आपके पास तब है जब आप पिछले कुछ समय का आपके पास साक्ष्य है। लेकिन औसतन हर, जैसा पहले भी कहा गया कि तिरुपति तिरुमला में 500 रुपए औसतन एक भक्त चढ़ाता है, शिरडी साईडी में 180 रुपए चढ़ाता है, वैष्णो देवी में 200 रुपए चढ़ाता है, ये डेटा है। और राम मंदिर में एक भक्त का औसत चंदा जो है, दान जो है, चंदा नहीं, वो 5 रुपए आ रहा है। ऐसा जबकि आपके पास डॉलर पकड़े जा रहे हैं 100-100 के, सब कुछ पकड़े जा रहे हैं। तो ये कितना बड़ी चोरी है, और इसको किस तरीके से नजरअंदाज किया गया, एक तरीके से इसको सहयोग दिया गया, छुपाने की कोशिश की। तो इसमें बड़े नाम भी आएंगे, और इसमें जो अभी हमारे पास 8 लोग हैं उसके अलावा भी और नाम शायद 20 लोग और पे
ये निगरानी की कितनी जा रही है। चोरी हुई है और कब से ये चोरी हो रही है, ये एसआईटी को पता लगाना है। चूंकि एसआईटी अपने प्रारंभिक रिपोर्ट में कह चुकी है कि हमारे पास सिर्फ अप्रैल से जून तक का ही सीसीटीवी फुटेज है। अभी चोरी कब से हो रही है और कितने दिनों से कितने रुपए पार कर लिए गए हैं, इस पर एसआईटी की जांच आगे हो रही है। आगे बढ़ेंगे, बात मध्य प्रदेश की कर लेंगे, जहां दतिया सीट पर उपचुनाव पर काफी बवाल हुआ। उसके लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। ये सीट कभी मध्य प्रदेश बीजेपी के सीनियर लीडर नरोत्तम मिश्रा की होती थी, लेकिन अब यहां से नरोत्तम युग का अवसान हो गया है। बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया, जिस पर दतिया में काफी बवाल हुआ। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने खूब हंगामा किया, बीजेपी दफ्तर तक कब्जा किया। फिर नरोत्तम सामने आए, समर्थकों से शांति की अपील की। नरोत्तम को शीर्ष नेतृत्व ने तलब किया, भोपाल से होते हुए दिल्ली जा पहुंचे। आज आशुतोष तिवारी का नामांकन है। नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि वो नामांकन में शामिल होंगे, आशुतोष तिवारी के साथ खड़े रहेंगे। थोड़ी देर में आशुतोष तिवारी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। ये तो तय हो गया कि कद बड़ा नहीं है, अब टिकट नहीं मिला ना, तो आपकी बात का जवाब तो इसी में है कि कद बड़ा नहीं है। और पार्टी बहुत ऊपर होती है, हमसे ज़्यादा दूर तक देख सकती हैं वो ऊपर से। पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको सर माथे पर रखते हुए पार्टी का काम करना, संगठन का काम करना, यही लक्ष्य। इस बारे में मेरे को न कोई भरोसा दिया, न मैंने कोई भरोसा मांगा है। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है। आशुतोष तिवारी का नॉमिनेशन है, आप उनके नॉमिनेशन में रहेंगे? निश्चित रूप से उनके नॉमिनेशन में मैं जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। अब दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा 3 बार लगातार चुनाव जीते हैं पहले, लेकिन पिछले चुनाव में वो कांग्रेस के राजेंद्र भारती से चुनाव हार गए थे। लेकिन राजेंद्र भारती को सजा होने पर यहां उपचुनाव हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा जो शिवराज सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, उनका टिकट कट गया। आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा गया। अब सवाल यही है कि ऐसा क्यों हुआ, इतना बवाल देखने को क्यों मिला? तो इसकी सबसे बड़ी वजह एक और है कि नरोत्तम मिश्रा पर बाहरी होने का ठप्पा है और आशुतोष तिवारी को स्थानीय होने का फायदा मिला। दूसरा ये कि 2008 से लगातार नरोत्तम मिश्रा 2018 तक चुनाव तो जीते, लेकिन मार्जिन कम होता गया और 2023 में तो चुनाव हार ही गए। दतिया को बीजेपी की प्रयोगशाला माना जाता है और इस बार बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। साथ ही से जनरेशनल शिफ्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। तभी तो आशुतोष तिवारी भी कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में वो दतिया का विकास करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ के जो हैं आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, उनके मार्गदर्शन में स्थानीय टोली के साथ, और केवल दतिया ही नहीं तो पूरे दतिया जिले में हम सब मिलकर के क्या और बेहतर कर सकते हैं। हमारे सेवड़ा के विधायक जी हमारे साथ में यहाँ खड़े हुए हैं, भांडेर के भी हमारे जो मित्र साथी हैं, चुनाव लड़े हुए लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन सबके साथ बैठ करके पूरे दतिया की बेहतर योजना क्या बना सकते हैं, सामूहिक विचार करते हैं। अब नरोत्तम मिश्रा को भी सज्जन जी सुन लिया और आशुतोष जी को भी हमने सुन लिया। वो दोनों एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हुआ दतिया में, नरोत्तम मिश्रा ने और फिर शीर्ष नेतृत्व ने, दोनों ने एक दूसरे को क्या मैसेजिंग क्लियर कर दी है? देखिए, पहली तो उनके बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट है कि वो खुश नहीं है। वो सीधे कह रहे हैं कि ऊपर की वो एक कटाक्ष वाला अंदाज है कि भाई हम हैं पार्टी के साथ, लेकिन पार्टी ऊपर से जब देखती है, मतलब कि जो लोग स्थानीय नहीं है बहुत दूर तक देख सकती है, कद बड़ा नहीं है तो आपने देख लिया। देखिए, वो वहां के प्रभावी विधायक थे, पिछले बार 7,500 वोट से हार गए, लेकिन वो सीट वैसा आसान भी नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि कास्ट इक्वेशन है। दूसरी बात देखिए, ये एक पैटर्न है, ये केवल इन्हें नहीं निपटा। शिवराज सिंह चौहान के समय के बाकी जितने भी वहां के क्षत्रप थे, चाहे प्रहलाद सिंह पटेल हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजय वर्गीय हो, सबका कद नापा गया है कि अब जो मुख्यमंत्री हैं, जो शीर्ष नेतृत्व ने बिठाया है, उसके कद को चुनौती देने वाला कोई वहां पे ना बने। ये निश्चित, और ये केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, बाकी जगह में भी आप देखेंगे कि बाकी जगह में ये पैटर्न बिल्कुल है कि जो भी नया चेहरा है उसके पीछे ये भी है कि पुराने कोई हेवी वेट ना रह जाए जो कि मुख्यमंत्री के कद को कहीं से चुनौती देते हुए नजर आए। तो वैसे में पार्टी की एक नीति लग रही है, लेकिन हाँ, इससे निश्चित तौर पर तात्कालिक बात तो यह है कि कार्यकर्ता को दिया जा रहा है, नए लोगों को चांस मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो जो प्रभावी नेता अपने अपने क्षेत्र को साधते थे, उनके कमजोर होने से अभी तो संगठन मजबूत है, चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नेगेटिव भी हो सकता है। और देखिए, बीजेपी के दफ्तर पर कब्जा कर लिया था। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि बीजेपी में इतना बवाल हो कि पत्थरबाजी हो और बीजेपी के दफ्तर पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक चढ़ जाएं। हालांकि ऐसी एक और सीट है जो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। मध्य प्रदेश के दतिया में ही नहीं बल्कि बिहार की बांकीपुर सीट पर भी बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।
इस सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट है और इस बार यहां से जनसुराज के प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं। अब तक दूसरों को चुनाव लड़वाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ी देर में प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रशांत किशोर का ये पहला चुनावी एक्सपीरियंस होगा। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी नीरज कुमार सिन्हा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नीरज कुमार भी जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। नीरज कुमार बूथ लेवल कार्यकर्ता थे, जिसे बीजेपी ने सबसे प्रतिष्ठित सीट से उम्मीदवार बना दिया है। यानी बांकीपुर में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। पीके का मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार और आरजेडी की रेखा गुप्ता के साथ है। बीजेपी इस सीट से अपना उम्मीदवार बदल चुकी है। बीजेपी ने पहले अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन निजी कारणों की वजह से अभिषेक बंटी मैदान से हट गए और नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया गया, जिनका मुकाबला अब प्रशांत किशोर से होने जा रहा है और दोनों ही नेता आज नामांकन दाखिल करेंगे। अब अजीत जी, बांकीपुर सीट का जो मुकाबला है वो भी दिलचस्प हो गया है। हालांकि सेफ सीट मानी जाती रही भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर के आने से और फिर वो जो नामांकन रद्द हो रहा था या फिर जो उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया, वो कह दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या फाइट नजर आ रही है? देखिए, अब तो पहले आमतौर पर पिछले 9 चुनावों में हम लोगों ने लड़ाई नहीं देखी है बांकीपुर सीट पर 1995 के बाद से, बल्कि 90 में भी एक अलग तरह का चुनाव वहां हुआ था। रामानंद यादव निर्दलीय जीत गए थे, जबकि जनता दल की लहर थी, बीपी सिंह की लहर चल रही थी। उसके बाद 95 से 4 बार नवीन किशोर सिन्हा और 5 बार नितिन नवीन चुनाव जीते, तो 9 बार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है बड़े सहज तरीके से, आराम से। वहां का जो आप सामाजिक समीकरण देखिए, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देखिए, जीत हार का अंतर देखिए, संरचना देखिए, वहां की जो डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल, सब बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है। इसलिए यह बीजेपी के लिए लगता है कि एकदम एक तरफा चुनाव बीजेपी के साथ, बीजेपी के पक्ष में जाएगा। लेकिन उपचुनाव में इनमें से कोई भी चीज काम नहीं करती है। कई बार ऐसा होता है कि तमाम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, तमाम सोशल इक्वेशंस सब आपके अगेंस्ट चले जाएं, क्योंकि आम जनता दूसरे तरह से सोचती है, मतदाता दूसरे तरह से उपचुनाव में सोचते हैं। और जब प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति आ जाए चुनाव लड़ने, तो वो लड़ाई और दिलचस्प हो जाती है। इसलिए इस बार बांकीपुर का चुनाव पहले भी प्रशांत किशोर के आने की वजह से बहुत आसान नहीं था। और ये जो फियास्को हुआ कि आपने एक अभिषेक कुमार बंटी को टिकट दिया और भले कहा गया कि निजी कारणों से उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, नाम वापस लिया, लेकिन हकीकत यह है कि उनका परिवार चारा घोटाले में आरोपी नहीं, सजा याफ्ता है। तो और दूसरे भी कई आरोप लगे हैं जिनकी चर्चा नहीं हो रही है। तो ये एक फियास्को था और ये इससे एक मनोवैज्ञानिक बढ़त निश्चित रूप से अपोजिशन के लोगों को मिलेगी। अपोजिशन मान के चलिए कि प्रशांत किशोर ही हैं आरजेडी का उम्मीदवार, लड़ाई में डिस्टेंट थर्ड रहेगा अभी तमाम इक्वेशंस के बावजूद, तमाम उसके बावजूद। और मुख्य मुकाबला नीरज कुमार सिन्हा वर्सेस प्रशांत किशोर होगा। हम लोग इसके पहले कितने ही उपचुनाव देख चुके हैं। प्राची जी, आप पता नहीं गई थी कि नहीं, लेकिन 2017 में गोरखपुर सीट बीजेपी हार गई थी योगी आदित्यनाथ के इस्तीफा देने के बाद। अमेठी से चुनाव हार गए थे राहुल गांधी, वो तो खैर उपचुनाव नहीं था, लेकिन चुनाव हार गए थे। तो जो गढ़ होता है, पारंपरिक सीटें होती हैं, वहां भी समीकरण कई बार बिगड़ जाते हैं। और ये वो मुख्य रूप से उम्मीदवार पर डिपेंड करता है कि अगला उम्मीदवार कौन है सामने से। बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां युद्ध के शोले और भी ज्यादा भड़क गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच गोला बारूद बरस रहा है। अमेरिकी सेना 4 रात से लगातार ईरान पर कहर बरपा रही है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला किया है। ये हमला खोदाब, बंदर अब्बास, चाबहार समेत दर्जन भर से ज्यादा शहरों पर किया गया है। सेंट्रल ईरान के खोदाब में अराक परमाणु रिएक्टर के पास भी धमाका हुआ है। खुजिस्तान प्रांत के मशहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमले की खबर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज एयरपोर्ट पर भी अमेरिकी मिसाइल्स गिरी हैं। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नेवी के मेन पोर्ट और नेवल हेडक्वार्टर पर भी हमला किया है, जहां से ईरानी नेवी हॉर्मुज पर कंट्रोल करती है। इसके साथ ही अमेरिका ने कुवैत में अपने बेस से ईरान पर घातक मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान को निशाना बनाकर ये हमले किए हैं। बुशहर से लेकर चाबहार तक, यानी पूरे दक्षिणी हिस्से में कोस्टल इलाकों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बाकायदा इन हमलों का ऐलान करते हुए कहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ और हमले शुरू कर दिए हैं, ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को लगातार कमजोर किया जा सके। कमांडर इन चीफ ने ईरानी फौज को जवाबदेह ठहराने के लिए इन हमलों का निर्देश दिया है। वहीं ईरानी सरकारी मीडिया ने दक्षिणी ईरान के सिरिक में ताहिरियो गांव के पास हुए हमलों की जानकारी भी दी है।
यानी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमले भीषण होते जा रहे हैं। अमेरिका लगातार हमले कर रहा है और ये सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हो रहा है, क्योंकि जैसे ही टेंशन बढ़ती है वैसे ही ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है और इसी से अमेरिका जो है वो और भी तेज हमले करना शुरू कर देता है। और अब इसी तरीके से हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। बीच में लगा कि इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा सज्जन जी, लेकिन अब तो भीषण हमले जिस तरीके से हो रहे हैं और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से बंद हो गया है, क्या कोई हल निकलेगा? नहीं, देखिए, युद्ध कैसे भी हो लेकिन युद्ध एक नीति होती है और उस नीति में आपके जो शुरुआती लक्ष्य था कि ईरान को पहले वहां रिजीम चेंज करेंगे, उसके बाकी जो भी थे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने दो चीज किया कि एक तो उस नीति में इतना ज्यादा उथल पुथल उन्होंने खुद किया कि इजराइल को उन्होंने अबैंडन कर दिया। जो कुछ भी था, आप इजराइल के साथ आपने लड़ाई शुरू की थी तो जो एम था आपको साथ में रहना चाहिए था। उल्टा ये हुआ कि हॉर्मुज वाले इशू पे उन्होंने सोचा नहीं और ईरान ने उसको एक लेवरेज के तौर पर ले लिया। अब सारी की सारी प्रतिष्ठा इस पे बच गई है, हो गई है कि हॉर्मुज एक दिन के लिए भी बंद होता है तो पूरी दुनिया ही नहीं प्रभावित हो रही है। उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका को माना जा रहा है और अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप जो है कमजोर आके जा रहे हैं और वहां पे इलेक्शन भी है नवंबर में। तो वैसी स्थिति में अब क्या हो गया है कि ईरान का देखिए, उसने अभी कमर्शियल शिप्स पे फायर करना शुरू कर दिया। अभी जो लेटेस्ट फायरिंग उसने किया वो केवल इसलिए किया कि आप रूट जो तय है वो आप नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं, आप ओमन की तरफ से होके क्यों जा रहे हैं। तो उस स्थिति में ईरान जो है उसे इस समझौते की जो शुरुआत की गई थी पाकिस्तान और कतर के द्वारा, उसमें एक लेवरेज मिल गया। यह भी पता चल गया कि अमेरिका और इजराइल के बीच में स्प्लिट है। वैसी स्थिति में एक फाइट टू फिनिश वाली जो पॉलिसी होनी चाहिए थी अमेरिका की इजराइल के साथ, उसको अबैंडन किया गया। अब राष्ट्रपति ट्रंप के पास ना तो वो पीछे जा सकते हैं ना आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब अटैक्स तो हो रहे हैं लेकिन अटैक्स भी अंडर द थ्रेशोल्ड हो रहा है कि किसी तरीके से ईरान जो है फिर से समझौतों को लागू करने के लिए मान जाए। आप करें तो उसको बिल्कुल बाध्य करें, ईरान जैसे कंट्री को, इजराइल को साथ में ले, लेकिन इतनी उथल पुथल इस युद्ध नीति में हो गई है कि यह मसला अभी उलझेगा, यही लग रहा है। अब देखिए, ईरान के पास बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ईरान के पास, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सबसे बड़ा हथियार ईरान बनाता है और इसीलिए तिलमिलाहट होती है अमेरिका में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने B-2 और B-1 बॉम्बर की तस्वीर पोस्ट की है। ईरान पर आज फिर बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है, तो यही राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं। धमकी भरा अंदाज भी कभी कभी उनका देखने को मिलता है, कभी तारीफ करते हैं, कभी युद्ध खत्म करने की बात करते हैं, तो कभी स्टोन एज में पहुंचाने की बात करते हैं ईरान को। और अब B-2 बॉम्बर की जो तस्वीर है उनकी तरफ से साझा की गई है। उधर ईरान ने भी अमेरिका पर भीषण पलटवार किया है। ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर भयंकर हमला किया है। इन तीनों देशों में ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी हैं। कुवैत में ईरान ने 2 अमेरिकी बेस को टारगेट किया है, जबकि जॉर्डन को लेकर ईरान का दावा है कि उसने वहां पर अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तो अमेरिका अगर हमले कर रहा है तो ईरान भी हमले कर रहा है और ईरान जो सेंटर्स हैं अमेरिका के उन पर हमला कर रहा है। ईरान भी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इस बीच जो ये ट्रंप ने फिर से अजीत जी जो तस्वीर पोस्ट की है, हालांकि कोई नई बात नहीं है, आप इस पर क्या चर्चा करें, वो तो कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट करते ही रहते हैं, लेकिन अब फिर धमका रहे हैं, क्या करेंगे अब? देखिए, ये पहली बात तो ये आप समझिए 4 दिन 5 दिन से जो फिर लड़ाई शुरू हुई है, इसके शुरू होने का कोई ठोस कारण नहीं है। 17 जून को जो MOU साइन हुआ, जिस MOU को लेकर के 2 दौर की वार्ता हुई आप लोगों की, पहले जिनेवा में फिर कतर में, आपने उसके बाद क्या ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से फिर से युद्ध शुरू करने की नौबत आ गई? तो ये कोई स्पष्ट कारण नहीं है। जो बताया गया कि कुवैत ने, ईरान ने 3 व्यापारिक जहाजों पर हमला किया है, उसके जवाब में आप कर रहे हैं। तो उसके पहले तो खुद ही अमेरिका ने 3 व्यापारिक जहाजों पर हमला किया था, जिसमें एक में भारत के 3 नागरिक मारे गए थे। तो ये कोई कारण नहीं हो सकता है हमला करने का। इसका ये मतलब है कि ट्रंप को कभी भी उस MOU में यकीन नहीं रहा। वो जब MOU आया और उसके 14 पॉइंट्स पब्लिक में आए तो ऐसा लगा कि वो सेटबैक था ट्रंप के लिए। उनको लगा कि आपने सरेंडर किया है इस मामले में, तो अब उसको कैसे चेंज करें। इसलिए आप देखिए, उन्होंने सबसे पहले क्या ऐलान किया, उन्होंने कहा कि सीज फायर खत्म हो गया। मतलब वो सीज फायर अब नहीं मानेंगे। अब फिर नए सिरे से अगर बात होती है, नए टर्म्स आते हैं। अब वो नए टर्म्स में समस्या क्या है, जो अभी सज्जन जी कह रहे थे, अब जो एक रास्ता था गल्फ, ये जो होर्मुज की खाड़ी से गुजरने का, उस रास्ते के पैरेलल 2 नए रास्ते बन गए। एक रास्ता ओमान ने अपनी तरफ से बना लिया है, जो अपने तट के ज्यादा करीब है, ओमान के, और एक दूसरा रास्ता ईरान ने बना लिया है, जो उसके तट के करीब है। सीरी द्वीप जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, उसको चक्कर उसका काट करके और
ईरान के तट से गुजरने का एक रास्ता उसने बनाया है। अब ईरान चाहता है कि उसके तट के नजदीक से गुजरे ताकि वो क्लेम कर सके एक सर्टेन सीमा तक, 5 नॉटिकल माइल हमको जहां तक लगता है वो इंटरनेशनल वाटर वहां से शुरू होता है। तो ईरान चाह रहा है कि उसके नजदीक से गुजरे जहाज। और ये आप समस्या आगे की देखिए, अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हमले हो रहे हैं कुवैत में और कतर में और बहरीन में। ये अभी सिविल फैसिलिटीज पर हमले नहीं हो रहे, अभी ऊर्जा फैसिलिटीज पर हमले नहीं हो रहे हैं। ये संकट अभी गहराएगा होर्मुज अगर बंद होता है। और आपने एक रिपोर्ट देखी होगी कि रूस में तेल का क्राइसिस शुरू हो गया, क्योंकि यूक्रेन के हमले में रूस के तमाम जो तेल के प्लांट हैं वो सब नष्ट हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कि 13-14 खाड़ी देशों में तेल के प्लांट ईरान नष्ट कर देता है, होर्मुज की खाड़ी बंद हो जाती है, रूस में ऐसा ही तेल का क्राइसिस होता है, तो पूरी दुनिया को ट्रंप ने एकदम पूरी दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी को होस्टेज बना दिया अपने विम्स की वजह से। आपको पता नहीं क्या समझौता करना है और उस विम्स एंड फैंसीज में आपने पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को होस्टेज बना करके रखा हुआ है। और अब इस मामले में कोई आदमी, ट्रंप का जो विम्सिकल माइंडसेट है उसमें कोई आदमी नहीं कह सकता है कि वो क्या करेंगे। वो फिर से धमकी देंगे, समझौते की बात करेंगे, लेकिन ये तय है कि दुनिया पर संकट गहरा रहा है और ये तेल का ही संकट है। अब देखिए, ईरान पर अगर हमले हो रहे हैं तो ईरान भी चुप थोड़ी ना बैठा है, वो बहरीन पर हमला कर रहा है। बहरीन के ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उड़ा दिया है ईरान ने। अब वो उन तमाम गल्फ कंट्रीज में उन तमाम जगहों पर हमले कर रहा है जहां अमेरिकी बेसिस हैं, वहां पर ईरान ने हमले करना शुरू कर दिया है। वहीं कुवैत की अमेरिकी बेस पर अटैक भी हुआ है। ईरानी अटैक में कई अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। कुवैत की ऑयल कंपनी पर मिसाइलें दागी गई हैं। तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को भी ड्रोन से उड़ा दिया गया है। के बीच युद्ध के इस राउंड की वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ईरान चाहता है हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज उसके बनाए रूट और नियम से होकर गुजरे, लेकिन अमेरिका इसके खिलाफ है, जिसे लेकर दोनों के बीच फिर युद्ध शुरू हो गया है। ईरान हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बना रहा है। ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज खुला हुआ है। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण नहीं है। ईरान दावा कर रहा है कि कल हॉर्मुज बंद होने के बाद से कोई भी शिप यहां से नहीं गुजरा, जबकि अमेरिकी सेना का दावा है कि 24 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा जहाज उसके प्रोटेक्शन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ी वजह है। और ये तो फिर शुरुआत वाली जो तस्वीरें थी सज्जन जी, वैसे में ही पहुंच गए ना, जब ये युद्ध शुरू हुआ था ऐसे ही हमले हो रहे थे, तब भी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा था। और देखिए 28 फरवरी से पहले जब हमले नहीं हुए थे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था। उस पे किसी का रेगुलेशन, कंट्रोल, टैक्स वाली स्थिति नहीं थी। तो ये सारा का सारा जो मसला उलझा, ये ट्रंप की जो ये नीति थी कि उन्होंने किया, पहले तो इन्होंने टैरिफ वॉर लगा के दुनिया को तबाह किया, अर्थव्यवस्था को, उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली जो स्थिति, कोई भी आप नीति जब बनाते हैं तो आप सामने वाले के लेवरेज क्या क्या हो सकते हैं उसको असेस करते हैं। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रंप के लिए कोई भी लड़ाई एक वीडियो गेम होती है। B2 बॉम्बर की पिक्चर लगा दिया, फिर अगले दिन बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चले जाएंगे, फिर उसके बाद कहते हैं कि वहां के अच्छे लीडर के साथ अच्छी बातचीत हो रही है, पीस जल्दी आने वाला है। तो इस स्थिति में कुल मिला के बात यही है कि क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लेवरेज को छोड़ेगा? अगर वो छोड़ेगा तो उसके बदले वो क्या बार्गेन करेगा, और जो बार्गेनिंग वो करेगा उसके लिए क्या अमेरिका तैयार होगा? तो यहां पे हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली बात है। तो पहले ऑलरेडी ट्रंप की इंप्रेशन जो है वो वीक लीडर की हो चुकी है। ऐसे स्थिति में अगर हॉर्मुज पे वो बज करते हैं तो सीधी सी बात है कि हिस्ट्री में उनकी जो मेमोरी रहेगी वो सबसे वीक यूएस के प्रेसिडेंट के तौर पे रहेगी। और इसी से निकलने की कोशिश शायद वो कर भी रहे हैं, इसीलिए ये देखते हैं कि उनकी छवि कहां पर ठीक है और इसलिए फिर से युद्ध शुरू कर दिया है ट्रंप ने। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। इमरान मसूद ने दावा किया है कि देश के मुसलमान आज सिर्फ राहुल गांधी की ओर देख रहा है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो गठबंधन में देरी कर रही है। अखिलेश यादव सरकार बनाने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में गठबंधन पर वर्क नहीं कर रहे हैं। बयानों के माध्यम से गठबंधन को चिल्लाना ये ठीक नहीं है। जो भी होना है उसका स्वरूप सामने आना चाहिए ना, कि क्या होना है, जो कुछ होना है उससे बैठ करके तय होना चाहिए ना। अब आप लास्ट मोमेंट तक इसे खींचेंगे, लास्ट मोमेंट पे होगा कुछ नहीं, नतीजा ढाक के तीन पात। तो आप ईमानदार अगर हैं सरकार बनाने के लिए तो ईमानदारी से प्रयास आज करिए, आज प्रयास करके इसे कंसोलिडेट करिए और उसके बाद फील्ड में उतर जाइए। आप फील्ड में उतरने की बात ही नहीं हो रही है, बात बयानबाजी हो रही है। बयानबाजियों से कुछ थोड़ी ना होगा।
हम चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा जाए, तो लड़ा ऐसे जाएगा कि हम आरोप प्रत्यारोप कराते रहें, ऐसे लड़ाई नहीं होगी। माइनॉरिटी देश किसकी तरफ रही है आज? माइनॉरिटी देश की राहुल गांधी की तरफ देख रही है, सबको पता है। अजीत जी, मुझे याद आता है, देखिए हर चुनाव से पहले इमरान मसूद जैसे नेता ऐसे ही बयान देते हैं और साथ में ये बताना कि मुसलमानों पर हमारा अधिकार है या मुसलमान राहुल गांधी की तरफ देखते हैं, तो ये सीधे सीधे प्रेशर टैक्टिक्स है ना। बिल्कुल, देखिए इसमें दो बातें इन्होंने कही, एक तो कि मुसलमान राहुल गांधी की तरफ देख रहा है और दूसरा कि गठबंधन जल्दी हो, समाजवादी पार्टी ऐसे सरकार नहीं बना पाएगी। अब सबसे पहले इस दूसरी बात की बात करें हम लोग, तो इनको किसी ने ऑथराइज नहीं किया गठबंधन के लिए बात करने में। ये कहीं भी, जैसे कांग्रेस के 6 एमपी हैं उसमें एक इमरान मसूद एमपी हैं, और ये कहीं से ऑथराइज नहीं है कि आप गठबंधन पर बयान दें। सबसे ज्यादा बयान ये देते हैं। अब कांग्रेस 17 सीट वाली पार्टी नहीं रही, 17 लोकसभा सीटें दी थी समाजवादी पार्टी ने। गठबंधन पर बातचीत प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय करेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा स्वयं देखती हैं, राहुल गांधी वहां से एमपी हैं, तो ये लोग देखेंगे। इमरान मसूद गठबंधन की बात करने के लिए ऑथराइज नहीं है, और सपा तो कोई बयान ही नहीं दे रही है गठबंधन को लेकर के। गठबंधन को लेकर के सारे बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। कांग्रेस डेस्परेट है कि जल्दी फैसला हो कि हमको कितनी सीटें मिलेंगी। एक बार कांग्रेस ने कहा दिया कि हम 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तभी अखिलेश ने कहा कि अच्छी बात है, 403 पर वो कर रहे हैं, 403 पर हम कर रहे हैं, तो 806 तैयारी हो रही, 806 सीटों की तैयारी हो रही है। तो उन्होंने तंज किया, सपा नहीं कर रही गठबंधन की बात, क्योंकि उनको पता है अखिलेश यादव को किससे बात करनी है। कांग्रेस डेस्परेट है कि जल्दी से जल्दी बात हो जाए, कुछ अच्छी सीटें हमको मिल जाए, क्वालिटी सीट मिले, ये एक चीज है। और दूसरी जो बात है कि राहुल गांधी की तरफ देख रहा है मुसलमान, तो ये एक आधा सच है। ऐसी जगह जहां दूसरा विकल्प नहीं है वहां कांग्रेस की तरफ देख रहा है। अगर मुसलमान कांग्रेस की तरफ देख रहा होता तो पश्चिम बंगाल में जहां 30% मुसलमान है वहां कांग्रेस 2 सीट पर नहीं आती। तो देश का मुसलमान राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। ये बातें इस तरह की बढ़ा चढ़ा करके कहने का वही मतलब है जो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स, एक दबाव डालें कि सपा ज्यादा से ज्यादा सीटें कंसीड करे। अखिलेश यादव को हकीकत पता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान उसको वोट देगा जिधर अखिलेश यादव रहेंगे, जिधर समाजवादी पार्टी रहेगी। कांग्रेस तालमेल करेगी तो कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति है, और इस स्थिति में इनके बयान को, इमरान मसूद के बयान को, इस बयान को कि राहुल गांधी की तरफ मुसलमान देख रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स की तरफ देखा जाना चाहिए। हालांकि ये दोनों बयान देने के लिए वो ऑथराइज नहीं है, न पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से कर रहे हैं, न उनको गठबंधन के लिए ऑथराइज किया गया। वो हर बयान में यही कोशिश करते हैं कि ये बताएं कि मुसलमान कांग्रेस के साथ है, और वो हर बयान में यही कोशिश कर रहे हैं कि वो ये बताएं कि मुसलमानों के साथ अखिलेश यादव ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ये कोरे तौर पर एक प्रेशर टैक्टिक्स ही है जो इमरान मसूद करते हैं और अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। बिहार की बात करेंगे। बिहार में कभी आरजेडी की सत्ता का केंद्र रहा 10 सर्कुलर रोड की पहचान अब बदल चुकी है, साथ ही उसका लुक भी बदल गया है। 20 साल तक जो 10 सर्कुलर रोड हरे रंग का दिखता था वो भगवा हो गया है। 20 साल तक जहां लालू राबड़ी परिवार रहता था वहां बीजेपी के मंत्री नंदकिशोर राम रह रहे हैं। नंदकिशोर राम ने सबसे पहले 10 सर्कुलर रोड का रंग बदला, हरे रंग के गेट को भगवा कराया। आपको बता दें कि लालू राबड़ी इस बंगले को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसे लेकर कई बार सरकार से टकराव की स्थिति भी पैदा हुई, लेकिन आखिरकार लालू परिवार को यह बंगला खाली करना पड़ा। और अब जब ये बंगला खाली हो गया है, इसमें बीजेपी के नेता शिफ्ट हो गए हैं, तो अब इसका रंग भी बदल गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी बंगले पर एक बड़ी सी लालटेन भी रखी हुई थी, ये वही बंगला है ना? बिल्कुल, वो भी हटा दिया गया। वो भी हटा बंगला तेजस्वी यादव का था, लेकिन खैर वहां से ये लालटेन हटा दिया गया। अब ये रंग रोगन जब बदलता है तो इसका क्या मतलब होता है सज्जन जी? नहीं, देखिए ये हर जगह, जैसे बंगाल में देखिए जब सीपीएम थी तो बसों की कलर, बिल्डिंग्स की कलर लाल रंग से होती थी। टीएमसी आई है तो वो जो उनका अपना कलर था स्काई ब्लू वाला वो आ गया। उसके बाद अब फिर से बीजेपी आ रही है तो वहां पे भी भगवाकरण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जहां तक आरजेडी की बात है तो वो तो चुनावी तौर पे धीरे धीरे हाशिए पे जा ही रही है। बीच में नीतीश जी का हाल के साथ थोड़ी बहुत सीटों का 15 का छोड़ दें तो 2005 के बाद से ये पार्टी लगातार हाशिए पे जा रही है। अब ये सांकेतिक तौर पे होता है कि कभी कभी राजा मर गया लेकिन राजा की प्रतिमा बची रहती है, तो यहाँ पे वो सांकेतिक तौर से भी उसको खत्म किया जा रहा है कि सिंबल्स में भी अब आप बिल्कुल हाशिए पे चले जाएं। तो ये निश्चित तौर पे देखिए कि एक्चुअल तो ग्राउंड ये लोग लूज कर चुके हैं। अब जो सिंबल्स भी जो कुछ कुछ बचे थे जिससे लोग सरोकार करते थे उसे भी खत्म किया जा रहा है। तो बिहार के लिए बड़ी चिंता की बात है, लेकिन ये चीज हर जगह हो रही है। जब अखिलेश आए उत्तर प्रदेश में तो बसों का नाम जो है अंबेडकर बस सेवा से लोहिया बस सेवा हो गया, अंबेडकर ग्राम से आदर्श लोहिया ग्राम हो गया। तो ये सब चीजें चलती है, लेकिन बिहार में इसलिए ये चिंता की बात है क्योंकि आरजेडी के रिवाइवल के लिए एक तो ग्राउंड प्रेजेंस जरूरी था, लेकिन कुछ केंद्र भी होते हैं जहां लोग जाते हैं, मिलते हैं। अब उन्हें 39 हार्डिंग रोड दिया गया, पटना का ही है, लेकिन उसमें वो बात नहीं है जो 10 सर्कुलर रोड जो सीएम आवास के बगल की थी। तो
कुल मिला के चिंता की बात। नहीं, 20 साल से ज्यादा समय से, 20 साल से तो राबड़ी देवी रह रही थी, उसके पहले इसमें साधु यादव रहते थे। तो एक पूरे प्रदेश में बिहार से कहीं से भी आरजेडी का आदमी आता था तो यहाँ पहुंचता था, और यहीं यहीं परिवार के दूसरे लोग भी मिलते थे। अब परिवार की स्थिति ऐसी हो गई है पटना में कि 39 हार्डिंग रोड मिला है, अभी कौटिल्य नगर के निजी आवास में गए हैं लालू यादव और राबड़ी देवी। नेता प्रतिपक्ष के नाते तेजस्वी यादव को 1 नंबर पोलो रोड का बंगला मिला हुआ है, तेज प्रताप यादव अलग बंगले में रहते हैं। तो अब ये 4 जगह जो कुनबा फैला है लालू यादव का, पहले साल पूरा कुनबा यहाँ रहता था, अब 4 जगह है, कौन कहाँ जाएगा, यहाँ एक दूसरे की जासूसी होती है कि तुम कोई तेज प्रताप के यहाँ गया, तेजस्वी के यहाँ गया, कि लालू यादव के यहाँ गया, मीसा भारती कहाँ जाएंगी, किसके पास रहेंगी, उनसे कौन मिला, वो भी एमपी है वहाँ की। तो ये एक आरजेडी के वर्कर्स के लिए भी एक बड़ी समस्या की स्थिति बन गई है पटना में। और सर, एक समस्या ममता बनर्जी की भी है जो लगातार इस वक्त पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी से उनकी टीएमसी और पार्टी का सिंबल छिन सकता है। टीएमसी के फंड पर बागी कैंप का कब्जा हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी के करीबी एक एक करके दीदी का साथ छोड़ रहे हैं और बागी कैंप में शामिल हो रहे हैं। ज्योति प्रिय मलिक, शांतनु सेन, निर्मल घोष, अनुव्रत मंडल और ताजमुल हुसैन भी बागी कैंप के साथ हाथ मिला लिए हैं। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बागी कैंप को ही असली तृणमूल माना है, यानी सारा पावर बागी कैंप की नेशनल वर्किंग कमेटी को दे दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि हम ही तृणमूल कांग्रेस है, ये छोड़ के, ये जो बॉडी तैयार हुआ, ये छोड़ के कोई भी और वहां जाके तृणमूल किधर भी तृणमूल कांग्रेस का नाम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी बोला गया, अगर कोई आदमी खुद को रिप्रेजेंट करता है ऑफिस बेयरर बोल के पार्टी का, विदाउट अप्रूवल फ्रॉम अस, दे आर ऑल्सो रेस्ट्रेन्ड। किस बारे में रेस्ट्रेन्ड है? इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी। पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दखलदारी नहीं चलेगा, डायरेक्शन दे नहीं पाएंगे, पार्टी का नाम में अपॉइंटमेंट देना बंद करना पड़ेगा, दे नहीं पाएंगे। पार्टी का रिकॉर्ड, पार्टी का फंड, पार्टी का बैंक अकाउंट, पार्टी का प्रॉपर्टी और ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब ममता बनर्जी की मुश्किलें और कितनी बढ़ेंगी अजीत जी? अब सब कुछ छिन जाएगा उनसे, करीबी तो चले ही गए, अब जो बचा कुचा है वो भी छिन जाएगा। देखिए, अब जिस तरह से अभी स्थितियां दिख रही हैं, नई कमेटी जो ये ऋतव्रत बनर्जी वाला जो गुट है, इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में नई कमेटी का गठन कर दिया है। पार्टी के कार्यालय पर इनका कब्जा है, इन लोगों ने जाकर के वहाँ अपने ताले लगा दिए, वहाँ वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं ममता बनर्जी के लोग। और हालांकि एक अभी उसमें सिल्वर लाइनिंग ममता बनर्जी के लिए ये है कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है उनको कि आप सीमित तौर पर अपने खाते का इस्तेमाल कर सकती हैं पार्टी के कामकाज के लिए, और जो आपका लीगल मामला चल रहा है उसके लिए आप उसमें सीमित इस्तेमाल कर सकती हैं। खाते जो सीज हुए हैं उसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए के खाते सीज हो चुके हैं उनके। लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के पास एक रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें कहा गया है अपना जो पिछली कमेटी थी, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी नेशनल, उसके सारे दस्तावेज दिए गए हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के 2-3 फैसले इसको लेकर के हैं ना, जो 10वीं अनुसूची में दल बदल का कानून है, उसको जब तक पूरी 10वीं अनुसूची के सारे क्लॉजेज को मिला करके आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और विधानमंडल दल और संसदीय दल सबका कहीं ना कहीं उसमें आपका कब्जा होना चाहिए, सब पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। एक जगह से नहीं हो सकता है। पार्टी के स्प्लिट वाली बात तो खत्म ही कर दिया ना, जो कानून बनाया गया, जो 91वां संशोधन हुआ, उस संशोधन से तो वो खत्म ही हो गया है, सिर्फ मर्जर वाली बात रह गई है। और मर्जर के लिए 2/3 के समर्थन की जरूरत है। तो उस क्राइटेरिया को ये गुट पूरा करता है या नहीं पूरा करता है, ये तो डिसीजन चुनाव आयोग और फिर सुप्रीम कोर्ट में होगा। उसके पहले ये विवाद चलता रहेगा। और एक बात हम सब लोग जानते हैं कि असली चीज होता है, जमीन का मामला हो चाहे पार्टी का मामला हो, पोजीशन किसका है, जिसके पास पोजीशन है वही असली माना जाएगा। तो अभी के समय में ऋतव्रत बनर्जी के पास पोजीशन है। पार्टी कार्यालय का भी विधायक दल के वो नेता है तृणमूल के, और स्पीकर ने जो है उनको नेता प्रतिपक्ष मान ही लिया है। तो ये पोजीशन उनके पास है, इस पोजीशन की वजह से वो दावा कर रहे हैं कि वो असली पार्टी है। ममता बनर्जी के साथ मुश्किल ये है, और हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि वो पहली नेता होंगी जिन्होंने अपनी बनाई पार्टी गंवाई है। हाँ। ये उनकी बनाई पार्टी है और वो स्वयं है अभी, ये नहीं एक दूसरी पीढ़ी कमा रही है, उनके रहते उनसे पार्टी छीन ली गई है। अब ममता बनर्जी कैसे रिवाइव करेंगी, अपनी नई पार्टी खड़ी करेंगी, या यहां से क्या उनकी रणनीति रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी और सज्जन जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।